Good morning everyone. I'm Gaurav and today in this video we are trying to complete our remaining portion of partnership. ठीक है, हमने जो आपको एफ में सिलेबस दिया है बेटा, सो ये टेंशन मत लीजिए कि सर आपका कोर्स तो पेंडिंग है, थोड़ा सा जो आपने दिया है उसमें एक आध दो टॉपिक पेंडिंग है। इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी बेटा। दैट मीन टुडे एंड टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो लास्ट, जिसमें आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एंड योर एग्जामिनेशन इज़ ऑन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, सो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा बेटा ताकि कोई भी डाउट आपको आगे नहीं रहे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नहीं पढ़ाया था। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करूँ तो पार्टनरशिप बेटा टोटल जो है वो दो कैटेगरीज़ में डिवाइड की गई है यहाँ पे। फर्स्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स हो गया टाइम से रिलेटेड। तो सबसे पहला है बेटा आपका पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल क्या होता है कि जब जब आपकी इच्छा है तब तक आप पार्टनरशिप को रख सकते हैं। आपकी इच्छा नहीं है पार्टनरशिप में रहने की तो आप पार्टनरशिप को हटा सकते हैं। तो जो पार्टनरशिप की ड्यूरेशन आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड हो कि आप कब तक रहना चाहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप एट विल। और दूसरा होता है बेटा आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप एक साथ आए हैं साथ में काम करने के लिए और आप पार्टनरशिप की फर्म में एंटर हुए हैं, तो सिर्फ उस प्रोजेक्ट के चलने तक आप किस में रहेंगे बेटा, पार्टनरशिप में रहेंगे। जैसे प्रोजेक्ट ख़त्म होता है आपकी पार्टनरशिप फर्म भी ख़त्म हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट कैटेगरी इसके अंदर है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में बेटा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका जनरल पार्टनरशिप। अब जनरल पार्टनरशिप हम लोग किसको बोलते हैं बेटा, जहाँ पे सारे ही पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कितना भी लॉस हो जाए लेकिन सबको एक साथ ही बियर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा आपका यहाँ पे लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि जिसने जितना पैसा दिया है उस परसेंटेज के बेस पे या उस शेयर के बेस पे क्या होगा, आपकी पार्टनरशिप को यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उस तरह की पार्टनरशिप को हम क्या कहेंगे, लिमिटेड पार्टनरशिप। आपकी जो परसेंटेज है लॉस का जो आप बियर करेंगे उसको डिसाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर कैपिटल साइज़। तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, लिमिटेड पार्टनरशिप। तो ये दो तरह की पार्टनरशिप बेटा यहाँ पे थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है पार्टनरशिप डीड। सो व्हाट इज़ द टर्म पार्टनरशिप? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर पार्टनरशिप डीड। नाउ व्हाट इज़ द टर्म पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड बेटा होता है एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। ठीक है, ये हर एक पार्टनरशिप फर्म को कराना कंपलसरी नहीं होता है। जो लोग कराते हैं वो लोग प्लस साइड रहते हैं, जो लोग नहीं कराते हैं उन लोग कुछ एक नेगेटिव साइड को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप कराते हैं तो आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, काफ़ी सारे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करना पड़ेगा, कंपनी का नाम डिसाइड करना पड़ेगा, लोकेशन डिसाइड करना पड़ेगा, सैलरीज एंड वेजेस जो कुछ भी है वो सब डिसाइड करना पड़ेगा, लॉस एंड प्रॉफिट का जो शेयर है वो डिसाइड करना पड़ेगा बेटा। सो सब कुछ चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही फिक्स करनी पड़ती है जब अगर आप पार्टनरशिप फर्म को सेटअप करना चाहते हैं तो। और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सब रिटर्न रहेगी बेटा डॉक्यूमेंट पर। बट इन केस अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो आपको क्या कुछ फेस करना पड़ेगा कि जो आपके पार्टनर हैं वो एक दूसरे के खिलाफ़ केस फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह के लीगल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते हैं, इसलिए कोई भी केस वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं होगा। सेकंड जो है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी थर्ड पर्सन के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके साथ चीट करता है, आपकी कंपनी के साथ चीट करता है, तो वहाँ पर आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे। थर्ड जो है बेटा वो है आपका कि कोई भी पार्टनर कंपनी के खिलाफ़ केस फाइल नहीं कर सकता है। अगर सपोज़ 3 पार्टनर थे और दोनों मिलके किसी एक को बाहर निकाल दिया है कि जो थर्ड पार्टनर है वो उन दोनों पार्टनर के खिलाफ़ एज ए पार्टनरशिप फर्म केस फाइल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप फर्म कभी भी कंपनी के सामने गवर्नमेंट के सामने लीगली रजिस्टर्ड थी ही नहीं। तो ये जो है 3 नुकसान हैं बेटा पार्टनरशिप फर्म के। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो वो क्या है आपका पार्टनरशिप, अगर मैं रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ तब मुझे क्या कुछ फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस जाके मुझे जो फॉर्म है उस फॉर्म को सबमिट करना, उस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। फिल करने में मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मेरी कंपनी के नाम की, कंपनी कहाँ पे चालू होने वाली है, क्या बिज़नेस में करने वाला हूँ, पार्टनर्स के नाम क्या हैं, पार्टनर्स ने कब बिज़नेस में एंटर किया, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है और पार्टनरशिप फर्म कितने टाइम के लिए ये चलने वाली है। ये सब कुछ बेटा मैं उस फॉर्म में फिलअप करूँगा। देन जो भी उसकी रिक्वायर्ड फ़ीस है वो फ़ीस में डिपॉजिट करूँगा। फ़ीस को डिपॉजिट करने के बाद जैसे रजिस्ट्रार उन सारी चीज़ों को अप्रूवल देता है और मुझे क्या मिल जाएगा, उसी टाइम पे पार्टनरशिप फर्म का जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का। राइट, अब
दिस इज़ फॉर द पार्टनरशिप. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर कोऑपरेटिव सोसाइटी. नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो ये उस तरह का बिज़नेस है जहाँ पे जो लोग हैं वो एक साथ मिल के काम करते हैं. एक ग्रुप, पूरी सोसाइटी है बेटा जो मिल के काम करती है. जो मिनिमम नंबर्स होते हैं यहाँ पे सोसाइटी मेंबर्स के वो क्या होते हैं 10. मैक्सिमम बेटा कितने भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम जो नंबर्स रहेंगे वो कितने रहेंगे यहाँ पे 10 रहने वाले हैं. ठीक है, ये जो है इसमें हम लोग जो रजिस्टर करते हैं फर्म को वो करते हैं अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912. 1912 का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बना था उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को. देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये काफ़ी सारी हमारे मार्केट में आज भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे हमें किसी भी फर्म के आगे लिखा हुआ मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी. जैसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एक बैंक था बेटा जो मार्केट में एग्जिस्ट करता था. ठीक है, और भी काफ़ी सारी है जैसे उपहार कोऑपरेटिव सोसाइटी. इट्स ए जनरल स्टोर जो टोंक में नहीं है बट टोंक के अलावा दूसरी सिटीज़ में आपको देखने के लिए मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल कोटा. राइट. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो है ये फीचर्स होते क्या हैं, तो जो आपका फर्स्ट फीचर है वो फीचर है दैट इज़ अ वॉलंटरी मेंबरशिप. वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब क्या हुआ कि कंपनी में जितने भी मेंबर्स रहेंगे वो खुद अपनी इच्छा से आएंगे, अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट लेते हैं. हालांकि यहाँ पे जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है. क्यों कम मिलता है? क्योंकि जनरली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी रजिस्टर्ड होती है वो होती है फॉर द सोसाइटीज़ वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए यहाँ पर रजिस्टर की जाती है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर लीगल स्टेटस. नाउ व्हाट इज़ द टर्म लीगल स्टेटस? देखिए आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लीगली एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाना पड़ता है. ठीक है, नाम वगैरह हर एक चीज़ वहाँ पे रजिस्टर्ड होती है, मेंबर्स के नाम रजिस्टर्ड होते हैं. जो कंपनी है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये खुद एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. ठीक है, इसीलिए कोई भी मेंबर अगर कंपनी में आता है या कंपनी को छोड़ के जाता है तो उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. राइट. सो दिस इज़ फॉर द लीगल स्टेटस. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर लिमिटेड लायबिलिटीज़. देखिए जो मेंबर्स रहते हैं इनकी लायबिलिटी कितनी रहती है? सिर्फ उतनी ही रहती है जितना कि अमाउंट इन्होंने एंटर किया है, इन्वेस्ट किया है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो सिर्फ उतना एक छोटा सा बेटा इनके क्या रहेगा, कैपिटल की रिस्क रहेगी. बाकी जो मैक्सिमम रिस्क रहता है ये कौन बियर करते हैं? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेन मेंबर्स होते हैं वो लोग सब बियर करते हैं. अब इससे क्या होता है, क्योंकि मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो रिस्क लेवल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है. सपोज़ कंपनी में 100 लोग हैं, सोसाइटी में कितने हैं? 100 लोग हैं और मिल के कितना क्या है, सब ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं इक्वली. अब जब बराबर किए हैं तो 100 मेंबर्स ने जब किए हैं तो सबका मार्जिन जो है लॉस का वो काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा आ जाएगा. इसीलिए जो रिस्क है वो कितना हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ जितनी कि आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है. नाउ अब कंट्रोल अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को पूरी तरह से कंट्रोल करता कौन है? देखिए जिस तरह से हम लोग किसी भी कंट्री में वोट देते हैं वैसे ही हमें क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी वोट देना पड़ता है किसी भी एक मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए. और वो जो मेंबर होता है बेटा, वो जो हेड होता है वो पूरी तरह से फ्री होता है डिसीजंस लेने के लिए, लेकिन विद द सजेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मेंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज योर सर्विस मोटिव. देखिए सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कभी भी प्रॉफिट मार्जिन के लिए काम नहीं करती है. ये काम क्यों करती है? ताकि इसकी जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को क्या मिले, सर्विस मिल सके, एक बेटर सर्विस मिल सके. इसी के लिए ये काम करती है. ठीक है. इनको कम से कम रेट में गुड्स को प्रोवाइड कराना. ठीक है. मार्केट से कम रेट में लोन्स प्रोवाइड कराना. बैंक्स भी होते हैं बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, लोन्स प्रोवाइड कराना, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराना. तो ये सब कुछ फीचर्स हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ सोसाइटी, नॉट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग. द फर्स्ट वन इज़ योर मेरिट्स, जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं फीचर्स के बाद. फर्स्ट मेरिट इज़ योर इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस. देखिए आपने पैसा कम लगाया है या ज़्यादा लगाया है, दैट डजेंट मैटर. आप मैन हैं या आप फीमेल है, ये भी कुछ मैटर नहीं करेगा. आपके पास जो वोट राइट है वो सबके पास क्या रहने वाली है, इक्वल ही रहने वाली है. दैट मीन्स 1 मैन 1 वोट. राइट. नेक्स्ट इज़ योर लिमिटेड लायबिलिटीज़. पैसा सिर्फ उतना ही आपका लगा है, सॉरी रिस्क आपका उतना ही रहेगा, लायबिलिटी आपकी उतनी ही रहेगी जितना कि आपका पैसा वहाँ पे लगा हुआ है. उसके अलावा आपकी जो पर्सनल असेट्स हैं वो पूरी तरह से क्या रहती हैं बेटा, सेफ रहती है अंडर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. नेक्स्ट इज़ योर स्टेबल एग्जिस्टेंस. देखिए आप चाहे आपकी डेथ हो जाए या मेंबर की डेथ हो जाए या मेंबर जो है वो उनके पास काफ़ी ज़्यादा सपोज़ उनका दिवालिया निकल गया मेंबर्स का, तो इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है.
क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, कम्प्लीटली सेपरेट लीगल एंटिटी है। बिज़नेस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी वो बिल्कुल अलग है और जो उसके मेंबर्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पैसा लगा रखा है, लेकिन वो किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं डालेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अगर मैं बात करूं बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो वहाँ पे क्या था कि पूरा रिस्क किसका था, अगर बिज़नेस डूब जाता है तो सोल प्रोप्राइटर के ऊपर पूरा बर्डन आता था। अगर सोल प्रोप्राइटर जो है वो खुद डूब जाता है तो बिज़नेस के ऊपर भी पूरा बर्डन आता था, क्योंकि दोनों को हम एक ही समझते थे। लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बेटा जो कंपनी है, जो सोसाइटी है वो बिल्कुल अलग रहेगी और उसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल अलग रहेंगे, राइट। इसीलिए जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहने वाला है बेटा, यहाँ पे स्टेबल रहने वाला है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, देखिए जो एक्टिविटीज़ की जाती है ये मैक्सिमम जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स है वो काफ़ी सोच समझ के करते हैं। इसमें ये लोग क्या करते हैं बेटा कि जो मिडल मैन हैं, जो कि छोटा छोटा कमीशन चार्ज करते हैं, उन्हें ये लोग एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे कि जो मार्जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है और जो सोसाइटी मेंबर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा कम रेट्स पर गुड्स ऑफर कर दिए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ योर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। क्यों सपोर्ट मिलता है बेटा इतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो है गुड्स जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किए जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए की जा रही है, ना कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी सब्सिडीज़ मिलती है, काफ़ी ज़्यादा टैक्स में रिबेट मिलती है और भी काफ़ी सारे इंटरेस्ट रेट्स के बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ योर ईजी ऑफ फॉर्मेशन। देखिए कंपनी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी वे में सेटअप हो जाती है। क्यों ईजीली हो जाती है सेटअप, क्योंकि जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, ज़्यादा कोई टफ इसका प्रोसीजर नहीं है। सिर्फ हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर करना है खुद को 1912 में, राइट। नेक्स्ट इज़ योर लिमिटेशंस। द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए कोई भी पर्सन जो है वो ज़्यादा पैसा यहाँ पे नहीं लगाने वाला है। क्यों नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। आप पैसा वहीं लगाना पसंद करेंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्योंकि समाज के भलाई के लिए काम हो रहा है, तो हम उतना ही पैसा लगाएंगे जितना कि हमें बोला गया है, जो मैंडेटरी है, कम से कम जो लगा सकते हैं उतना ही हम लगाते हैं। इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट जो है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंटली यहाँ पे परफॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को हायर नहीं कर पाते हैं। अब क्यों हायर नहीं कर पाते हैं बेटा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है। अगर हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहेंगे तो हमें उन्हें हाई सैलरीज पे करनी पड़ेगी, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर पाती है। द नेक्स्ट वन इज़ योर लैक ऑफ सीक्रेसी। हम सीक्रेट्स यहाँ पे मेंटेन नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। 1 या 2 या 3 मेंबर्स के पेट में बेटा बात पच सकती है, लेकिन अगर 100-150 लोग हैं तो वहाँ पे क्या पेट में बात पचेगी? किसी न किसी के पेट से बेटा बात बाहर आने ही वाली है, कहीं ना कहीं आपके सीक्रेट्स आउट होने ही वाले हैं। तो सीक्रेट्सी काफ़ी कम मेंटेन होती है बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज़ योर गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब इतनी सारी छूट सरकार देगी, इतने सारे जब रिबेट गवर्नमेंट आपको देगी, तो गवर्नमेंट बेटा आपकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र भी रखेगी। तो गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है इन अ डे टू डे एक्टिविटीज़। द नेक्स्ट वन इज़ योर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। देखिए हर एक मेंबर्स की जो सोच होती है वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होती है, इसीलिए यहाँ पे जो है हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं मेंबर्स की ओपिनियंस में, ठीक है। दिस इज़ फॉर द लिमिटेशन साइड।